नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर, जहां हम 2011 से 2024 के सीजीटीईटी के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, जो बाल विकास के क्वेश्चन हैं, उनका वन बाय वन यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन है, जो पिछला सेशन है उसके जो कुछ जो क्वेश्चन है वो छूट गए थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो पोर्शन है, आज का हमारा जो सेशन है, 2014 इवनिंग शिफ्ट में वर्ग 2 के लिए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था और उसमें सीडीपी के जो एग्ज़ाम थे, है ना, उसको अब आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, उस दिन जो सेशन था उसमें एक छोटा सा है ना, उसमें एक मिस्टेक हो गया था। उसको सबसे पहले जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था उस दिन, निष्पत्ति लब्धि, है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। एक सेकंड। उस दिन एक क्वेश्चन आया था निष्पत्ति लब्धि के बारे में, उसको मैं पूछा था, है ना, निष्पत्ति लब्धि क्या है सर के। ये थोड़ा सा क्वेश्चन निष्पत्ति लब्धि, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट। है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है। यहाँ पर टर्म यूज हुआ था क्या, एजुकेशनल एज, एजुकेशनल एज अपॉन वास्तविक आयु, सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। जब इसको आपस में भाग देकर किससे 100 से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, निष्पत्ति लब्धि, है ना, ए क्यू। इसको एकम्प्लिशमेंट क्वोशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। निष्पत्ति लब्धि मैंने उस दिन बताया था कि बच्चा अगर, है ना, सीखने के प्रोसेस में है, कुछ सीख रहा है ना, तो जब हम उसके सीखने का, उसके अधिगम का, है ना, उसकी लर्निंग जो प्रोसेस है उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। क्या करते हैं, मापन। ठीक है। तो वो, है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है ये, है ना, यहाँ पर ई ए एजुकेशनल एज, सी ए मेंटल एज, है ना। इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, सॉरी, इन दोनों को आपस में भाग करके किससे 100 से गुणा कर देते हैं, तो फिर हमारा ये जो है निष्पत्ति लब्धि ये निकल जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। देखिए आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वह उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी। ठीक है, इसकी जानकारी इन्हें कार्य के समाप्त होने के पश्चात दिया जाना चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दिया जाना चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दिया जाना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ चिल्ड्रन आर डूइंग द वर्क should be given to them after the work is over, continuously while doing work, once in the middle of the work, there is no need for this। ठीक है। अगर बच्चा, है ना, बच्चा क्या कर रहा है, शिक्षण है ना, अधिगम के प्रोसेस में है, अगर कोई चीज़ सीख रहा है, विषय वस्तु को सीख रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो अपने अपने अधिगम में, है ना, अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकता है, ठीक है, उसको कैसे सुधार कर सकता है। ठीक है। तो हमें जो है इसकी जानकारी उनको देना है ना। ये जानकारी कब देना है, ये ऐसा पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है इस सेंस में बात कर रहा है कि अगर बच्चा लर्निंग प्रोसेस में है ना, कोई शिक्षण अधिगम कार्य कर रहा है ना, शिक्षण अधिगम जो है वो चल रहा है ना, प्रोसेस चल रही है, तो वो जो बच्चा है उस कार्य को किस प्रकार से कर रहा है। ठीक है। तो इसकी जानकारी, ताकि वो अपने जो है अधिगम में क्या कर सके, सुधार कर सके, अपनी कमियों को दूर कर सके, है ना, उनको पहचान सके, है ना। इसकी जानकारी हमें कब देना है, तो क्या है, कार्य के समाप्त होने के पश्चात दिया जाना चाहिए। क्या काम के समाप्त होने के पश्चात जो है हम जो है इसकी जानकारी देंगे, है ना, जिससे वो जो है अपने अधिगम में क्या कर पाएगा, सुधार कर पाएगा, नहीं। ठीक है भाई, काम खत्म होने के बाद हम अगर बताएंगे उसको कि आपने क्या गलती किया है ना, और आपको किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, ठीक है, क्या हम इसको बताएंगे, क्या नहीं। कार्य करते समय सतत रूप से दिया जाना चाहिए। ठीक है, सतत मतलब कंटिन्यूअसली, है ना, वो प्रोसेस चल रही है उसकी, है ना, हम उसको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है।
और नोटिस कर रहे हैं और हम उसको टाइम टू टाइम उसको बताएंगे कि हाँ यहाँ आपसे ये गलती हुई है, यहाँ पर ये सुधार करना है ना, जिससे वो अपने अधिगम में क्या करेगा, लगातार सुधार करेगा। ठीक है, क्या ये सही है ना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। कार्य के बीच में एक बार दिया जाना चाहिए, क्या काम उसका जो है चल रहा है ना, जो लर्निंग प्रोसेस है वो चल रही है कंटिन्यू, और उसको सिर्फ एक ही बार हम बताएंगे कि जो है आपके अधिगम में ये जो है कमी है, आपको सुधार करना है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो है ना, ऑब्वियसली ये जो है रॉन्ग आंसर है ना, रॉन्ग ऑप्शन है। सबसे जो पॉजिटिव आंसर क्या है, कार्य करते समय क्या है, सतत रूप से दिया जाना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर चल रही है कंटिन्यूअसली, अगर हम उसको बीच बीच में बताएं, उसको नोटिस करते हुए कि आपके अधिगम में है ना, आपको जो है समस्या को पहचानना है ना, तो ये जो है वो कंटिन्यूअसली कार्य के बीच बीच में उसको हमको ये जो है इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे जो पॉजिटिव आंसर क्या है वो ये है। ठीक है, कार्य करते समय क्या है, सतत रूप से उसको है ना, इसकी जानकारी जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि अपने अधिगम में क्या कर सके, सुधार कर सके। ठीक है, अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या कर सके, सुधार कर सके। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अधिगम अक्षम, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है ये। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी। इफ अ चाइल्ड इन योर क्लास हैज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट विल यू डू। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है वो है ना अधिगम करने में है ना, अधिगम जो है अक्षम है ना, उसको क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, इसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। ठीक है, तो एज अ टीचर हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारे क्लास का कोई बच्चा जो है ना, अगर लर्निंग करने में क्या है ना, उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, तो हमको एज अ टीचर क्या करना चाहिए, ये जो है क्वेश्चन इस सेंस में बात कर रहा है। तो सबसे पहले है ना, आपको पता होना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है ना, मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर है, मस्तिष्क विकार जो है जिसको बोलते हैं, कि बच्चा जो है वो किसी शब्द को पढ़ने में उसको दिक्कत होता है, अगर पढ़ लेता है तो लिखने में, पेन पकड़ने में उसको दिक्कत होता है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसको करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये जितने भी जो विकार हैं है ना, जिससे बच्चे को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना, इसमें लर्निंग में, ठीक है, सीखने में, सीखने की प्रक्रिया के दौरान या अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, तो ये जितने भी जो डिसेबिलिटी हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, जैसे है ना, क्या डिसलेक्सिया की बात करते हैं, डिस्प्रैक्सिया की बात करते हैं है ना, डिसग्राफिया की बात करते हैं, डिसकैलकुलिया की बात करते हैं है ना, ये सभी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, तो एज ए टीचर हमको क्या करना चाहिए, क्या हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्या है ना, ये जो है ना, ये क्या है, नेगेटिव सेंस में ये जो है बात कर रहा है ना, एज ए टीचर क्या हम, अगर कोई बच्चा है जिसको परेशानी हो रही है किसमें, अधिगम में, ठीक है, तो क्या हम एज ए टीचर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है। ठीक है, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर है ना, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, पॉजिटिव ऑप्शन है, माफ कीजिए, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे। ठीक है, अतिरिक्त कक्षा लेने का भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अतिरिक्त कक्षा है ना, तो यहाँ पर ये जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। इसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के अन्य बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है वो है ना, कोई कोई बच्चा जो है वो, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको बुद्धिमान बच्चों के साथ बैठा देंगे, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, मेंटल है ना, माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, मस्तिष्क विकार है ना जिसको बोलते हैं, तो उसमें बच्चा, जरूरी नहीं है कि बच्चे का जो सीखने का जो स्तर है ना, वो सामान्य स्तर है या फिर सामान्य से नीचे या सामान्य से ज़्यादा है, जरूरी नहीं है कि वो जो है मंद बुद्धि बालक होगा है ना, या फिर अल्प बुद्धि बालक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, हो सकता है वो सामान्य स्तर का बालक होगा या प्रतिभाशाली भी बालक होगा। ठीक है, लेकिन उसको अगर लिखने में दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में सक्षम है ना, और लिखने में उसको पेन पकड़ने में है ना जो है दिक्कत आ रही है ना, तो फिर क्या उसको बुद्धिमान बच्चों के साथ बैठाएंगे तो उसका जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। क्या करेंगे हम, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर क्या करेंगे, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, यू विल ट्राई टू टीच हिम आफ्टर नोइंग द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ही हैज, है ना, सबसे पहले देखेंगे उसको किस प्रकार की क्या है डिसेबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे,
है ना, उसको कहाँ पर दिक्कत हो रही है ना, उसको कहाँ परेशानी हो रही है, सबसे पहले उसको जानेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का जो सेशन है उसमें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की संस्तुतियां के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है ना। अब ये जो वर्ड आया है क्या, संस्तुतियां, है ना, इसके लिए रिकमेंडेशन, है ना, इसके लिए एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं क्या, अवधारणाएं, अवधारणा। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं, अवधारणाएं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अवधारणाएं या संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है ऐसा पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नेगेटिव है, हमको आंसर ऑप्शन भी जो है वो क्या है, नेगेटिव लेना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, क्या बोलता है ये, क्या नहीं बोलता है ना, इसको हमें लेना है, क्या बोलता है उसको तो वो जो है पॉजिटिव आंसर दिया ही होगा, और चारों पॉजिटिव ऑप्शन में क्या है, एक नेगेटिव ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्या है, नहीं में पूछा है। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन, नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, तो ऑप्शन जो है वो हमको क्या लेना है, नेगेटिव, है ना, जो नेगेटिव ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ठीक है, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, या परीक्षाओं में लचीलापन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, जिसको बोलते हैं एनसीएफ, एनसीएफ, एनसीएफ 2005, है ना। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि बालक का जो ज्ञान है ना, उसको सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रखना है। ठीक है, विद्यालय के बाहर भी उसका जो ज्ञान है वो काम आना चाहिए, सबसे पहली अवधारणा ये है। दूसरा ये कि आजकल जो परीक्षाएं चल रही है ना, जैसे उसमें क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ठीक है, उसको लचीला बनाना है, और वो जो पेपर है उसके जो गृह का है ना, जो कक्षा की जो गतिविधियां हैं उससे क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, एक और उसकी अवधारणा है कि जो रटन प्रणाली है ना, आजकल जो बच्चे रटते रहते हैं उनसे उसको क्या करना है, मुक्त करना है। ठीक है, तो ये कुछ अवधारणाएं हैं, और एक वो जो है, और उसका एक कॉन्सेप्ट है क्या, बहुभाषावाद, है ना, मल्टीलिंग्वलिज्म, की भाषा जो है उसको एक संसाधन के रूप में उपयोग करना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, है ना, ऐसा कोई भी जो अवधारणा है एनसीएफ 2005 में नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। ठीक है, ज्ञान को मैंने अभी बताया ना कि ज्ञान जो है वो बच्चे के जीवन में सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है वो ये बोलता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव आंसर हो गया, पॉजिटिव ऑप्शन हो गया। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना। ठीक है, बच्चे को एक जो है वो अच्छा, है ना, एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो बनाना है ना। एनसीएफ 2005 में ये भी कहा गया है कि बच्चा जो है स्कूल से क्या है, एक जो भावी नागरिक बनेगा, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो ऑप्शन है क्या है ना, सही, एक पॉजिटिव ऑप्शन है। परीक्षाओं में लचीलापन। ठीक है, जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, क्लासरूम की जो एक्टिविटीज हैं उनसे है ना रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है, और ऐसा जो है ना, ये जो अवधारणा है कि विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ऐसा कोई भी जो है क्या है वहाँ पर अवधारणा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा नेगेटिव है, और क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, तो फिर ये हमारा जो ऑप्शन है कीपिंग द यूनिवर्सिटी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, है ना, बच्चों के भाषाई विकास की बात कर रहा है। ठीक है, भाषाई विकास होना चाहिए बच्चों में, तो क्या करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सभी, क्या बोल रहा है, दे शुड बी गिवन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, भाषाई विकास, है ना, अभी मैंने बताया कि भाषाई विकास मतलब अगर कोई कक्षा जो है वो उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं
तो वो जो भाषा है ना, वो कैसा होना चाहिए, उसको एक संसाधन के रूप में, है ना, उसको एक कठिनाई के रूप में नहीं लेना है, उसको एक परेशानी के रूप में नहीं लेना है, ठीक है। आज जो एनसीएफ है उसकी बात करता है। तो बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, भाषा का विकास होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, भाषा का विकास होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो भाषा बोलने वाले बच्चे हैं और उनके बीच में क्या होना चाहिए, भाषाई विकास होना चाहिए, उनकी भाषा का विकास होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही है ना। बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, अपने विचारों को ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, तो एक दूसरे से अच्छे से क्या सीख पाएंगे, ठीक है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ये भी सही है ना। एक्टिविटीज जो है ना, भाषाई कौशलों के विकास हेतु, है ना, ऐसा जो है एक्टिविटी इसके बेस पर होना चाहिए, ठीक है। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ द अबव, ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, बैठक व्यवस्था की बात हो रही है ना। एक क्लासरूम की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, है ना, इसके बारे में बात कर रहा है, इसकी क्लासरूम की, ठीक है। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, है ना, अनुसार रोज एक जैसा होना चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें, ठीक है। How should be the seating arrangement in the classroom according to the activities being conducted in the classroom? It should be the same every day. Children should sit in a single line in such a way that they cannot talk to each other. ठीक है, कैसा होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है कक्षा कक्ष में, है ना, जो बच्चों को बैठाने की जो व्यवस्था है ना, वो कैसा होना चाहिए कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुसार, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव आंसर है ना, जैसे एक्टिविटीज क्लास में चल रही है ना, वैसा होना चाहिए, ठीक है। रोज एक जैसा होना चाहिए, डेली एक जैसा होना चाहिए क्या, नहीं, है ना, डेली जो है वो चेंज होने चाहिए, ठीक है। एक ही लाइन में बच्चों को बैठना चाहिए, है ना, ये भी गलत है, एक ही लाइन में आप बैठा दोगे क्या, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। अब देखिए, ये भी क्या है, एक, है ना, नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, भाई बच्चे आपस में बात नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, अपने विचारों को जो है वो एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाएंगे, है ना। जो कम्युनिकेशन आपस में उनका गैप रहेगा, तो क्या अच्छे से सीख पाएंगे, क्या अच्छे से अधिगम हो पाएगा, क्या नहीं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है क्या है, गलत है, ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, सूटेबल ऑप्शन, कि अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज बीइंग कंडक्टेड इन द क्लासरूम, ठीक है, ये सबसे अच्छा सूटेबल ऑप्शन है। चलिए, अंतर व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि किसको बोलते हैं, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना, ठीक है, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, ठीक है। इंटरपर्सनल जो है वो इंटेलिजेंस की बात हो रही है, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल, द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, ठीक है। देखिए, यहाँ पर किसी बात हो रही है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले देख लेते हैं ये शब्द कहाँ से आया है ना। चलिए, किसने दिया था, अंतर, है ना, ये जो वर्ड आया है कहाँ से, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको बोलते हैं, मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, है ना, जिसको किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने दिया था, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दिया था, और इसमें बताया था कि एक बालक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो है वो 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है। सबसे पहला था क्या था, इंटरपर्सनल सेल्फ, इंटरपर्सनल सेल्फ, ठीक है। दूसरा दूसरा था इंटरपर्सनल अदर, ठीक है। तीसरा था
बॉडी काइनेस्थेटिक, चौथा था लिंग्विस्टिक, पांचवा स्पाशियल। ठीक है, एक था म्यूजिकल, ठीक है, और एक था मैथमेटिकल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो है 7 हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति के अंदर 7 मुख्य, है ना, मुख्य जो है 7 प्रकार की जो है बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा 2 और बुद्धि पाई जाती है जो उन्होंने बाद में ऐड किया था। उसमें पहले, है ना, उसमें पहला था एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, ठीक है, और दूसरा उसमें बताया था क्या, नेचुरलिस्टिक। ठीक है, तो इन्होंने, है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है ना, इंटरपर्सनल सेल्फ, इंटरपर्सनल अदर, है ना, इंटरपर्सनल सेल्फ इसको बोलते हैं, इंट्रापर्सनल भी बोल सकते हैं, इंट्रापर्सनल अंतःव्यक्तिक जिसको बोलते हैं, इंटरपर्सनल अदर मतलब अंतरव्यक्तिक, है ना, अंतरव्यक्तिक बुद्धि जिसको बोलते हैं, है ना, और बॉडी काइनेस्थेटिक, है ना, लिंग्विस्टिक ये भाषाई हो गया, है ना, ये शारीरिक गतिक हो गया, स्पाशियल मतलब स्थानिक हो गया, ठीक है, म्यूजिकल, है ना, और एक मैथमेटिकल। एग्जिस्टेंशियलिस्टिक मतलब होता है अस्तित्ववादी, और नेचुरलिस्टिक मतलब प्रकृतिवादी जिसको बोलते हैं। तो जिस बच्चे के अंदर है ना, इसमें पाई जाने वाली जो बुद्धि है वो ज़्यादा डेवलप होगी, बच्चा आगे चल के वही रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर किसी के अंदर म्यूजिकल ये जो बुद्धि है वो ज़्यादा क्या है ना, अगर डेवलप है तो आगे क्या बनेगा, सिंगर बनेगा, है ना, या तो गायक बनेगा, है ना, एक अच्छा वादक बनेगा, है ना। अगर मैथमेटिकल जो है बुद्धि है वो ज़्यादा क्या है, डेवलप है, तो फिर आगे क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अगर लिंग्विस्टिक, है ना, ये वाली अगर इंटेलिजेंस उसकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा अगर डेवलप हो रही है तो फिर आगे क्या बनेगा, एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक नेता बन सकता है ना, एक अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है अंतरव्यक्तिक बुद्धि, है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना, अंतरव्यक्तिक बुद्धि की, है ना, यहाँ पर किसी की बात हो रही है इंटरपर्सनल, है ना, बुद्धि, अंतरव्यक्तिक बुद्धि की बात हो रही है। ये जो बुद्धि है ना, इंटरपर्सनल मतलब, है ना, इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज जैसे बोलते हैं ना, इंटरकास्ट मैरिज मतलब एक जाति से दूसरी जाति में जब, है ना, विवाह करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इंट्राकास्ट मैरिज, है ना, मतलब जब अपनी जाति में जब विवाह होता है तो इंट्राकास्ट मैरिज, है ना, तो वही यहाँ से उसको वैसे ही रिलेट करना है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जब एक बालक, एक व्यक्ति जब दूसरों के जो कौशल है ना, उनके साथ अपने आप को क्या करता है, समायोजित कर लेता है। ठीक है, जब दूसरों को क्या करता है, अच्छे से जो है समझ पाता है ना, जब उनके साथ जो है अच्छे से घुल मिल पाता है ना, तो ये जो जिसकी बुद्धि होगी ये ऐसी, है ना, ये ऐसे इस सेंस में बात कर रहा है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतरव्यक्तिक बुद्धि मतलब जो है वो दूसरों के साथ समायोजित होने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है अंतरव्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, वो क्या करेगा, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना, क्या वो, है ना, अब यहाँ पर आ गया वर्ड क्या, स्वयं। और अभी मैंने बताया कि अंतःव्यक्तिक और अंतरव्यक्तिक इन दोनों में अंतर क्या है। अंतःव्यक्तिक मतलब अपनी खुद की जो कमजोरी है उसको पहचानेगा, है ना, अपने खुद की जो ताकत है उसको पहचानेगा, वो जो बुद्धि आएगी किसमें, अंतःव्यक्तिक। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं किसकी, अंतरव्यक्तिक की, तो वो अपने आप को छोड़कर जो दूसरों से, है ना, जो उसको घुलने मिलने का, है ना, जो दूसरों के साथ जो अपने आप को समायोजित होने का जो है ना, इस सेंस में जो बात कर रहा है वो क्या है, अंतरव्यक्तिक बुद्धि की। ठीक है, अब ये जो स्वयं वाला है ना, ये तो अंतःव्यक्तिक में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, अभिप्रेरित नहीं करना है। ठीक है, द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, है ना, दूसरों को क्या नहीं करना है, मोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, ये गलत है। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, अंतरव्यक्तिक जो है वो स्वयं को छोड़कर क्या है ना, दूसरों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो सूटेबल है। दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, ठीक है। अब इन दोनों में अगर देखेंगे तो क्या है, ये जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो ज़्यादा सूटेबल है ना, वो ज़्यादा पॉजिटिव है।
क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के साथ वो क्या कर पाएगा, समायोजित कर पाएगा, अपने आप को दूसरों के अनुरूप ढाल पाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसी सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारे हमारे यहाँ पर, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, है ना, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल, है ना, ये जो है वो ज्यादा सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ना, टीचर, एज ए टीचर आप वर्तमान समय में अगर आप टीचर हो तो फिर आप कौन सी भूमिका अदा करते हो, है ना, ये इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस सेंस में बात कर रहा है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ना। इन प्रेजेंट टाइम्स द रोल ऑफ टीचर इज नॉलेज प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर, फ्रेंड, मैनेजर। ठीक है, ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की या प्रबंधक की। ठीक है, वर्तमान समय में जो टीचर है ना, वो अपने आप को ज्ञान का प्रदाता नहीं बोल सकता। ठीक है ना, वो ज्ञान को देने वाला नहीं है। वर्तमान समय में जो एक शिक्षक है वो क्या है ना, एक जो है गाइडेंस जिसको बोलते हैं, मार्गदर्शक, है ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं, एक मार्गदर्शक की जो है भूमिका वो अदा करता है ना, एक रोल प्ले करता है, किसका, गाइडेंस का। ठीक है, बच्चों को जो क्या करता है वो बताता है उनकी कमजोरियों को, है ना, अधिगम में है ना, वो क्या क्या त्रुटियां कर रहे हैं, है ना, उनसे कौन सी गलती हो रही है उनको वो बताता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है, ज्ञान देने वाली की नहीं, है ना, वो क्या है, ज्ञान देने वाला तो है ही नहीं, ये टोटली क्या है, गलत है। सुगम करता, है ना, फैसिलिटेटर, इसी को क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक। ठीक है, गाइडेंस। मित्र की, प्रबंधक की नहीं, प्रबंधक तो हो ही नहीं सकता, एक मैनेजर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे जो सुटेबल ऑप्शन क्या है, सुगम करता, है ना, एक फैसिलिटेटर। क्या है वर्तमान समय में, एक मार्गदर्शक है ना, सिर्फ क्या है, एक मार्गदर्शक है, वो अपने आप को ज्ञान का प्रदाता नहीं समझ सकता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे कुछ धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप एक मिनट माफ कीजिए, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से। ठीक है, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यू फील दैट सम चिल्ड्रन इन योर क्लास आर लर्निंग वेरी फास्ट एंड सम आर लर्निंग एट अ स्लो पेस, वॉट विल यू डू इन दिस सिचुएशन। ठीक है, आप एज अ टीचर आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, है ना, उनके सीखने की क्षमता जो है एकदम फास्ट है ना, और कुछ जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी से कैच नहीं कर पाते विषय वस्तु को, है ना। और तो इस कंडीशन में आपको एज ए टीचर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, है ना, या फिर तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। ठीक है, हम क्या हम क्या है जो है इनको सिर्फ इन पर ध्यान देंगे, है ना, बाकी बच्चों को छोड़ देंगे क्या, नहीं, आगे बढ़ने देंगे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। भाई कोई बच्चा जो है उसको, है ना, दिक्कत हो रही है लर्निंग में, अधिगम में, तो क्या हम उसको टोटली छोड़ देंगे, है ना, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जो है टीचर के लिए क्या है, समान होते हैं, है ना, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, है ना, ये तो पूरी तरह क्या है, नेगेटिव ऑप्शन है ना। चौथा जो ऑप्शन है, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की अपेक्षा की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु देंगे। ठीक है, ये जो है वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है, हेल्प द फास्ट लर्नर्स टू टीच द स्लो लर्नर्स, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है ना। देखिए, एज अ टीचर आप आपको कैसे ट्रीट करना है बच्चों के साथ, ये जो क्वेश्चन है इस सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातचीत करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, a good teacher is one who succeeds in the preventing conversation in the class, punishes those who talk, is, है ना, is different, ये गलत है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, उदासीन।
थिंग्स दैट कन्वर्सेशन कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग। ठीक है, एज अ टीचर अगर आप एक टीचर हैं, है ना, तो क्या कर रहा है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक कौन है ना, एक अच्छा शिक्षक कौन है ना, इस सेंस में ये जो है क्वेश्चन है बात कर रहा है ना। तो क्या एक टीचर को, है ना, क्या एक टीचर को कक्षा में बातचीत रोक देना चाहिए, है ना, नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे आपस में बातचीत नहीं करेंगे, है ना, तो फिर अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे, है ना, लर्निंग कैसे कर पाएंगे अच्छे से, अधिगम जो प्रक्रिया क्या होगी उससे प्रभावित होगी। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है ना, एक अच्छा शिक्षक अगर आपको बनना है तो क्या आपको बातचीत रोकना है? नहीं रोकना है, बिल्कुल नहीं रोकना है। ठीक है, बातचीत करने वालों को दंडित करता है, ये जो है दंड आपको, है ना, ये तो टोटली गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि दंड नहीं देना है, किसी को पनिश नहीं करना है, क्योंकि आज टीचर सेंटर्ड जो लर्निंग नहीं है, आज है चाइल्ड सेंटर लर्निंग, है ना, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की जब बात करते हैं तो फिर हम वहां पर बच्चों को दंडित नहीं कर सकते। ठीक है, हम बच्चों को क्या है, दंडित नहीं कर सकते, उनको एक स्वच्छंद वातावरण प्रदान करना है ना, एक फ्री एनवायरनमेंट उनको देना है, जिससे अच्छे से सीख सके, है ना। तो ये जो है दंडित करता है। उदासीन है, ये तो गलती है। न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल नहीं होना है। जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि जो बातचीत है, जो भाषा है ना, उसको एक संसाधन के रूप में लेना है, उसको एक, है ना, परेशानी नहीं बनाना है, कठिनाई नहीं बनाना है। ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन है क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयोजना विधि देखिए, है ना, लर्निंग मेथड की यहाँ पर बात हो रही है, प्रतिपादक हैं दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। ठीक है, चलिए लर्निंग जो है मेथड्स हैं, है ना, कुछ कुछ लर्निंग मेथड्स हैं हमारे पास, है ना। एक क्या होता है, इंडक्टिव। दूसरा क्या होता है, डिडक्टिव। है ना, एक क्या होता है, लेबोरेटरी। ठीक है, एक क्या होता है, डिस्कशन। ठीक है, एक क्या होता है, एक्सकर्शन। और एक होता है एक्सकर्शन, है ना। एक होता है क्या, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं, है ना, द प्रोपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टिव मेथड, जो टीचिंग मेथड है ना, अधिगम, है ना, अधिगम की विधि जो है ना, उसको है ना, तो इसमें क्या दिया है, प्रयोजना विधि, है ना, इसमें क्या दिया है, प्रयोजना विधि, है ना। ये क्या है, ये जितने भी जो अधिगम विधि हैं, अधिगम की जो विधियां हैं, उनमें एक विधि क्या है, प्रयोजना विधि, है ना। इसको किसने दिया था ये पूछ रहा है ना। इंडक्टिव जो मेथड है ना, जिसमें, है ना, जिसमें हम बात करते हैं किसी उदाहरण से नियम की ओर जो चलता है ना, उदाहरण से नियम की ओर जो चलता है क्या है, इंडक्टिव मेथड, है ना। आगमन विधि इसको बोलते हैं। डिडक्टिव मेथड, है ना, डिडक्टिव मेथड जो है वो नियम से उदाहरण की ओर चलता है ना, नी से निगमन, नी से नियम, नियम से उदाहरण की ओर चलता है। इसको दिया था किसने, अरस्तु ने। और डिडक्टिव मेथड को दिया था प्लेटो ने। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको दिया था किलपैट्रिक ने। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया था, किलपैट्रिक ने। एक होता है लेबोरेटरी मेथड, है ना, एक होता है डिस्कशन मेथड, एक होता है एक्सकर्शन मेथड, है ना, भ्रमण विधि जिसको बोलते हैं, है ना, एक होता है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये जितने भी जो मेथड्स हैं, है ना, इसको मैं अपने पिछले वाले जो वीडियो हैं, है ना, उसमें एकदम विस्तार पूर्वक इसको बता दिया हूँ, मैं बता चुका हूँ। आप उसको जो है एक बार और अच्छे से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर, है ना, सिर्फ बात हो रही है किसकी, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक की, है ना। तो प्रयोजना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, इसको किसने दिया था, किलपैट्रिक ने, है ना। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ दिख रहा है किलपैट्रिक, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किलपैट्रिक। अरस्तु ने दिया था इंडक्टिव मेथड और प्लेटो ने दिया था डिडक्टिव मेथड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं,
है ना, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुभव, छात्र, परीक्षा व परिणाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, है ना, स्टूडेंट टीचर एंड ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट सोसाइटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु पूछ रहा है ना, तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है कौन है? उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन में, है ना, अधिगम अनुभव कि बच्चा जो है वो कितना सीख रहा है ना, उसके सीखने का स्तर क्या है ना, और कैसे वो सुधार सकता है उसको, है ना, इसकी पहचान जो करना है उसकी, है ना, उसका जो अनुभव है ना, और मूल्यांकन के लिए उपकरण होने चाहिए, छात्र होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, छात्र, समाज, अधिगम के अनुभव, या छात्र, परीक्षा और परिणाम। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है ना, ये जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा इसमें, समाज जो ऑप्शन है वो मूल्यांकन प्रक्रिया में नहीं आएगा। ठीक है, छात्र, परीक्षा, परिणाम, ये जो दोनों वर्ड है वो एक ही वर्ड है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर आपस में ये जो है छात्र, परीक्षा और परिणाम, परीक्षा और परिणाम जो है वो एक ही वर्ड है ना, मूल्यांकन में ये जो है दोनों एक ही वर्ड में आएगा। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु की बात हो रही है और यहाँ पर 2 ही पॉइंट आए हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, ये जो है किसी भी इवोल्यूशन प्रोसेस का, किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया का क्या होता है? एक भाग होता है। ठीक है, उसका एक उद्देश्य होता है ना, और बच्चे के जो एक्सपीरियंस है ना, वो क्या सीख रहा है, कौन से स्तर में है ना, अधिगम में ये है, और क्या है? मूल्यांकन के उपकरण, है ना, मूल्यांकन के उपकरण जो है आपके पास होने चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। चलिए आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, एज ए टीचर आप अपने कक्ष में कौन सा माहौल देखना, मतलब आपको जो है कौन सा वातावरण मेंटेन करके रखना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? क्या कक्ष का वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, शोरगुल से भरा हुआ होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, या मित्रतापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी पीसफुल, नॉइजी, डिसिप्लिन, फ्रेंडली। ठीक है, एक जो कक्षा का एनवायरनमेंट है ना, क्लासरूम जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण, है ना, शांतिपूर्ण की जो बात है ना, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा उस सेंस में बात नहीं कर रहा है। शांतिपूर्ण होना चाहिए लेकिन वैसा नहीं भाई, बच्चे जो है आपस में बात कर लेंगे, है ना, बात करेंगे आपस में, एक दूसरे से अपने विचारों को जो है वो साझा करेंगे, एक दूसरे से अपने विचारों को क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे, तब तो एक दूसरे को, है ना, वो जो है ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, और ये जो है उनकी लर्निंग जो प्रोसेस है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। शोरगुल से भरा, है ना, शोरगुल नहीं होना चाहिए। देखो, बातचीत और शोरगुल ये दोनों जो है अलग अलग टर्म है ना, बातचीत तो होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉइज नहीं होना चाहिए। अनुशासन से पूर्ण, है ना, अनुशासन से पूर्ण मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी जो है वो एक अलग सेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। डिसिप्लिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको एकदम नियम कायदे कानून में रहना है। भाई बच्चों को क्या है? एक स्वच्छंद वातावरण प्रदान करना है। ठीक है, जिससे उनका मानसिक विकास भी हो सके, शारीरिक विकास भी हो सके, उनको एकदम फ्री छोड़ना है ना, एक फ्री एनवायरनमेंट जो है उनको देना है। ठीक है, तो ये जो है क्या है? अनुशासन से पूर्ण जो है वातावरण एकदम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मित्रतापूर्ण, है ना, ये जो है वो क्या है? सूटेबल ऑप्शन है ना, ज़्यादा, है ना, एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको होना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ताकि बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को, है ना, एक दूसरे से जो है अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए, है ना, एक दूसरे के विचारों का जो है वो आगे बढ़ के क्या है? सम्मान कर सके, एक दूसरे के विचारों को क्या कर सके? ग्रहण कर सके, सीख सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? अब उन दोनों, है ना, जो है स्टूडेंट्स है उनके बीच में क्या सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। चलिए एक क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है ना, ऑन विच प्रिंसिपल इज द रिगरस क्राफ्ट अप्रोच बेस्ड। ठीक है, औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यवसायिक अनुदेशन। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? है ना, ये एक टर्म आया है, कठोर शिल्प उपागम, है ना, कठोर शिल्प उपागम। सबसे पहले देख लेते हैं शिल्प उपागम, है ना, शिल्प उपागम, है ना, क्राफ्ट अप्रोच इसको बोलते हैं।
है ना। ये शिल्प उपागम है ना, ये एक टर्म आया है, ये क्या है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। शिल्प उपागम, अगर बच्चा किसी विषय वस्तु को क्या है सीख रहा है ना, सीख रहा है, तो कुछ ऐसे जो है वो क्या बोलेंगे उसको, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसकी है ना हम बात करते हैं, वो होते हैं जो क्या है उसको सीखने में क्या है ज़्यादा आसान बनाते हैं, है ना। जो अधिगम को क्या करते हैं और आसान करते हैं, है ना, हमारी मदद करते हैं, एक संसाधन के रूप में होते हैं। जो अधिगम को क्या करते हैं, एक है ना ज़्यादा आसान प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। जो शिल्प उपागम है उसी को बोलते हैं, ठीक है। शिल्प उपागम क्या है, जो अधिगम को, जो लर्निंग प्रोसेस को क्या करते हैं ज़्यादा आसान बनाते हैं, है ना, या फिर सीखने का जो तरीका है उसको क्या करता है आसान बनाते हैं, ठीक है। ये जो शिल्प उपागम है दो टाइप का होता है, एक कोमल होता है, कोमल शिल्प उपागम, और एक होता है कठोर शिल्प उपागम, ठीक है। जो कोमल शिल्प उपागम है ना, इसमें क्या आएगा, जो नीति है, नीति निर्धारण करेंगे, नियम बनाएंगे, जो विधियां देंगे, है ना, अधिगम की जो विधियां हैं, है ना, ये उसमें आ जाएगा। कठोर शिल्प उपागम है ना, इसमें कौन आएगा, जैसे कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर के जो जितने भी सामान हैं, जो सामग्रियां हैं, वो किसमें आ जाएंगे, कठोर शिल्प उपागम में। और जो सॉफ्टवेयर वाली जितनी भी चीजें हैं, है ना, चाहे नीतियां बनाना है ना, नीति बनाना है, नियम बनाना है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो किसमें आ जाएगा, कोमल शिल्प उपागम में, ठीक है। और ये इसमें क्या आएगा, जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, हार्डवेयर, ये अब ये किसकी बात कर रहा है, कठोर शिल्प उपागम, है ना। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर ये औद्योगिक, ये गलत हो जाएगा, और ये क्या है, अनुदेशन, सॉरी व्यावसायिक, ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना कठोर शिल्प उपागम में ये दोनों तो आएंगे, है ना, आएंगे ही नहीं, बचता है क्या, अनुदेशन। अनुदेशन को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, है ना, ये किसमें आएगा, आपका कोमल शिल्प उपागम में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन किसमें आएगा, मैंने यहाँ पर बताया ना, नीति है, नियम है ना, जब हम इनकी बात करेंगे तो किसमें आएंगे, है ना, कोमल शिल्प उपागम में, ठीक है। अब बचता क्या, इंजीनियरिंग, मतलब जो हार्डवेयर के जो सामान है ना, वो किसमें आएंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, है ना, जो सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना, सीखने में एक संसाधन की भांति हम जिनको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, शिल्प उपागम उनको बोलते हैं। तो ये जो है इंजीनियरिंग, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है, इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, है ना, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू चिल्ड्रन फेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। किशोरावस्था की बात हो रही है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से सामना करते हैं, है ना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, ठीक है। किशोरावस्था 13 से 18 साल की जो अवस्था है ना, एडोलेसेंस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो किशोरावस्था में क्या होता है ना, जो मानसिक, शारीरिक और मानसिक तनाव की जो है उम्र है, इसको बोलते हैं। बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, है ना, और जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो है एक बच्चे के अंदर, एक बालक के अंदर होता है ना, ये वो वाली अवस्था होती है। तो वहाँ पर है ना, यहाँ पर सीधा सीधा है क्या, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का सामना करते हैं, ठीक है। भाई बायोलॉजिकल जो है वो क्या होता है, चेंजेस आते हैं उनके उसमें, और मानसिक रूप से भी वो क्या रहते हैं, क्योंकि किशोर जो होता है वो ना तो बच्चे के अंदर गिना जाता है, ना ही प्रौढ़ के अंदर गिना जाता है, ठीक है। तो खुद ही क्या रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि वो बच्चे हैं कि बड़े हैं, ठीक है। तो मानसिक जो है परिवर्तन का सामना करते रहते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सूटेबल ऑप्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है ना, जो आज का जो सेशन है उसमें हमने डिस्कस किया 2014 का जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वर्ग 2 के लिए, उसमें जो सीडीपी का जो पोर्शन है आज हमने उसको यहाँ पर डिटेल किया है। इसके बाद आगे के जो सेशन है वो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, है ना। आप इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ये जो सेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनसे है ना इस सेशन से रिलेटेड जितने भी जो जानकारियाँ हैं वहाँ है ना वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करते रहूँगा, है ना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर एड्रेस एजुकेशन क्लासेस शॉप नंबर 102 अपोजिट डी मार्ट, ठीक है। चलिए आगे का जो सेशन है वो ऐसे ही चलेगा आगे, और
आगे आने वाले सेशन में हम आगे आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेक केयर एंड बाय बाय।